बुरी आत्मा का बदला। ये बात बहुत ही पुरानी है। एक पहाड़ की तलहटी में चंदरपुर नामक एक गांव था। इस गांव के मुखिया संतलाल चाचा थे। सभी गांववासी संतलाल चाचा की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह से मानते थे। संतलाल चाचा की एक ही संतान थी, किशोरी। 15 और 16 की उम्र में भी किशोरी का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मीलापन नजर नहीं आता है, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर झलकता है। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर और वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। संतलाल चाचा भी किशोरी के लिए एक वर खोजने के लिए आसपास के गांवों में जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। संतलाल चाचा के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में किशोरी का विवाह तय हो गया। किशोरी का पति रामानंद उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। रामानंद देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह संतलाल चाचा को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और संतलाल चाचा ने नम आंखों से किशोरी को विदा किया। कुछ ही दिनों में किशोरी अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना किशोरी के साथ बिताने के बाद रामानंद भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। किशोरी ने रामानंद को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की तो बात है, दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है, तब तक आपका इंतज़ार मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुंचने पर रामानंद ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार किशोरी का शरारती चेहरा उसके आंखों के सामने घूम जाता। वह जितना भी काम करने में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही किशोरी की याद आती। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। रामानंद दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से किशोरी की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र किशोरी के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बसा लिए थे और अब बार बार रामानंद से कहते थे कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। रामानंद कहता है कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर, अब रामानंद के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे रामानंद पूरी तरह से अनजान था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन रामानंद से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी और कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर रामानंद अपने बूढ़े माँ बाप को याद करता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में किशोरी के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते और अब तो रामानंद का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को रामानंद के 5 दोस्तों ने रामानंद से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। रामानंद अभी कुछ समझ पाता या कह पाता, तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नाम के दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव में कोई नहीं है, इसी शहर में पैदा हुए हैं और शहर को ही अपना घर बना लिए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव के हवा का आनंद लें। रामानंद तो घर जाने के लिए बेकरार था। उसे अपने दोस्तों की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही रामानंद अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पहाड़ी इलाके में इन पहाड़ वासियों के अलावा अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार रामानंद अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया।
इस स्टेशन से उसके गांव के जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी नहीं थी। जंगल में बने पगडंडियों से और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब रामानंद से निकेश ने पूछा कि भाई रामानंद, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो रामानंद कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। रामानंद की बात सुनते ही निकेश हांफने का नाटक करते हुए वहीं बैठा और बोला कि यार अब मुझे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही रामानंद ने कहा, यार हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर रामानंद की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब रामानंद बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। रामानंद के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोलों में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नदेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उनके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही रामानंद ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने रामानंद से कहा कि क्यों न भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। रामानंद हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद किशोरी को लेकर दोस्तों के पास वापस गया। और फिर क्या था, किशोरी से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। किशोरी को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब किशोरी ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और रामानंद के अन्य 4 दोस्त किशोरी और रामानंद के पास पूरी शक्ति से खड़े हो गए थे। किशोरी और रामानंद कुछ समझ पाते कि इससे पहले ही निकेश ने तेज आवाज़ में रामानंद से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी शादी कर लिए। उसकी शादी और उसकी बात सुनकर रामानंद ने कहा कि निकेश, तुमने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दिया था। भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर रामानंद की इन बातों का उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने रामानंद को कसकर पकड़ लिए थे और तीनों किशोरी से गलत काम करने लगे थे। अभी रामानंद और किशोरी चिल्लाकर आवाज़ लगा पाते, इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूस दिए गए। फिर निर्वस्त्र किशोरी और रामानंद को उठाकर वो लोग कहीं और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने रामानंद की हत्या कर दी और किशोरी की इज्जत से खेल बैठे। उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में उन 5 ने किशोरी को भी मौत के घाट उतारकर वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दिए। आग लगाने के बाद ये 5 दोस्त इधर से आए थे, उधर को भाग निकले और सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब किशोरी और रामानंद घर नहीं आए तो रामानंद के पिताजी ने रामानंद के आने और किशोरी को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई और उसी रात को उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर उन दोनों को खोजने के लिए निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं। अब रामानंद के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि रामानंद अपनी पत्नी को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बताकर ले जाएंगे तो वो ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में रामानंद कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी रामानंद के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब रामानंद के माता पिता उन दोनों के बिना जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया।
हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे और लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे चली गई थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहां से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को बुला रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश पागल तो नहीं हो गया है। अभी मैं यही सब कुछ सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी। वह छाया तो थी, पर छाया किसकी है यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया चिल्लाई और बोली, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था न मुझे, मैं उसे भी नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तो याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास के जुटे लोग सदमे में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूत प्रेत ने ही किया होगा। और यह कहानी यहीं समाप्त होती है।